विधायक निधि में कथित रिश्वतखोरी का मामला, विधानसभा में सदाचार समिति की इस मामले में बैठक हुई है। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को अब नोटिस भेज दिया है। विधायकों को नोटिस देकर 2 दिन में जवाब मांगा गया है। 19 दिसंबर सुबह 11 बजे विधायकों को जवाब देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वतखोरी से जुड़ी हुई विधायक निधि में आपको बता दें कि कथित रिश्वतखोरी का आरोप है और इस मामले को लेकर विधानसभा में अब सदाचार समिति की बैठक हुई है। सदाचार कमेटी ने तीनों विधायकों को नोटिस भेजा है और अब यहां पर 2 दिन में जवाब मांगा गया है, यानी 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक इन तीनों विधायकों को जवाब देना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिश्वतखोरी मामले से जुड़ी हुई जहां सदाचार समिति की बैठक हुई है। अब बैठक के बाद यहां पर 3 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। 2 दिन का इनको वक्त दिया गया है, जवाब मांगा गया है और 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक इनको जवाब देना होगा। ऐसा था कि उस समय जब जयकिशन पटेल को समिति ने बुलाया था, क्लब किया था, जब उन्होंने कहा था कि मेरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 विधायकों को रिश्वतखोरी मामले में अब नोटिस भेजा गया है। 2 दिन में जवाब मांगा गया है। 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक तीनों विधायकों को आपको बता दें कि जवाब देना होगा। इनका वीडियो वायरल हुआ था और विधायक निधि में कथित रिश्वतखोरी का आरोप है, जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा में सदाचार समिति की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद 3 विधायकों को नोटिस भेजा गया है। तो आपको बता दें कि अनीता जाटव कांग्रेस विधायक, रितु बनावत निर्दलीय विधायक और रेवंता राम डांगा बीजेपी विधायक, तीनों को नोटिस यहां पर भेजा गया है। इनका वीडियो वायरल हुआ था। अब 19 दिसंबर सुबह 11 बजे तक इनको अपना जवाब देना होगा। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, 3 विधायकों को अब सदाचार समिति की बैठक के बाद नोटिस भेजा गया है। 2 दिन का वक्त दिया गया है जवाब के लिए। क्या कुछ जानकारी है बैठक से निकल कर आ रही है? देखिए, सभापति कैलाश वर्मा है इस सदाचार कमेटी के, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के साथ चर्चा हुई। उसके बाद जो 3 विधायक जिनका नाम विधायक निधि के पत्र देने के मामले में कथित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में आया है, उन तीनों को नोटिस जारी किए गए हैं। खास बात यह कि तीनों से बात नहीं हुई है, लेकिन ईमेल पर नोटिस दिया है, व्हाट्सएप पर नोटिस दिया है। साथ में उनके 2 एड्रेस हैं, रेजिडेंस एड्रेस, एक विधायक आवास जो यहाँ ज्योति नगर में मौजूद है विधानसभा के पास में, दूसरा उनके गांव का स्थायी पता। सभी जगह उनको लेटर भेजे गए, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में नोटिस दिया गया है। 2 दिन का समय दिया है। अब 19 तारीख को बुलाया है। 19 तारीख सुबह 11 बजे का समय इन विधायकों को दिया गया है, जहां वो इस कमेटी के सामने पेश होंगे, अपना पक्ष रखेंगे। कमेटी ने कहा है आपके पास जो तथ्य हैं, जो आपके तर्क है, सभी लेकर के आए, लिखित में भी लेकर के आए, और अगर मौखिक रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी दे दीजिए। उसके बाद तथ्यों को कमेटी जांचेगी, अपने स्तर पर उसको एग्जामिन करेगी और फिर उसकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर स्पीकर फैसला करेंगे कि आगे क्या एक्शन लेना है। हालांकि इस रिपोर्ट को सदन में भी रखा जाना है, लेकिन जिस तरीके से सदाचार कमेटी तत्काल सक्रिय हुई है, उस हिसाब से लग रहा है कि इस मामले पर कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सभी लोग बहुत गंभीर हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि इस जानकारी के लिए। तो सदाचार समिति की तरफ से क्या कुछ कहा है, कैलाश वर्मा को बाइट सुनाते हैं। मैंने कल भी अवगत कराया था। आज हमारी जो 12 सदस्यों वाली कमेटी थी, हम जैसे ही कल ये मामला 14 तारीख को हमारे संज्ञान के अंदर आया, समिति के संज्ञान के अंदर आया, तो हमने तुरंत मीटिंग का ऑर्डर किया, मीटिंग बुलाई और आज जब मीटिंग आउट हमने की तो तीनों माननीय सदस्यों को जो इस प्रकरण के अंदर आए और प्रकरण की जानकारी हमारे को मिलने के बाद में आज समिति के समक्ष हमने बैठक करके और इनको नोटिस हमने दिया है और नोटिस देने के बाद में 2 दिन का नोटिस दिया है। 2 दिन के नोटिस के बाद में इनको अपने तथ्यों के साथ में जो इनके पास में है, क्योंकि ये मामला होने के बाद में बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी कि मेरा ऐसा नहीं था, मैंने तो ये किया नहीं, ऐसा था, ये था। मैंने कल भी कहा था कि समिति के निर्णय बहुत मजबूत है और राजस्थान की विधानसभा के अंदर समिति बहुत मजबूत है अपने आप में।
उधर जयपुर में कांग्रेस ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के दुरुपयोग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के लिए कांग्रेस नेता पीसीसी मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए निकले, लेकिन बीजेपी दफ्तर पहुंचने से पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी दफ्तर जाने से पहले पुलिस ने रोका है। करीब 100 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मनीष यादव, ललित यादव, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर, कांग्रेस नेता महेंद्र राजौरिया समेत पीसीसी के कई पदाधिकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। महिला कांग्रेस की एक कार्यकर्ता चोट लगने के बाद बेहोश भी हो गई है। प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं को हल्की फुल्की चोटें आने की खबर भी है। तो तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। इन्होंने कांग्रेस मुख्यालय जयपुर से कूच किया था और भाजपा मुख्यालय की तरफ ये बढ़ रहे थे और उसी टाइम को पुलिस ने रोका। हम सड़क से संसद तक जाएंगे, लेकिन इनको हम हॉस्पिटल जाएंगे। अगर इसको कुछ भी हो हॉस्पिटल ले जाने एम्बुलेंस पहले यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। हमें रोक लिया जाएगा, हमें मालूम नहीं था। जो हम व्यवस्था करते हैं, पुलिस वाली महिलाएं और सभी लोग धक्के मुक्की करते हैं। एक औरत के ऊपर पुलिस कर्मियों ने पटक दिया इनको और हमारे कांग्रेस की महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो सरकार तो रोकना ही चाहती है ना, लेकिन विरोध करना हमारा काम है। और काम इसलिए है कि देश की जनता की आवाज उठाना, संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करना, संवैधानिक संस्थाओं का जो हनन हो रहा है उसके मुद्दे को उठाना, ये हमारा कर्तव्य है। और जब हम इसको पूरा करना चाहते हैं तो ये भी एक परिणति है कैसे उन मूल्यों का हनन किया जा रहा है। आप तो अभी बैरिकेड पर भी चढ़ेंगे, क्यों नहीं। संविधान को अगर खतरा होगा तो क्यों नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता जो जिंदा है और जागरूक करके रहेगा इस गुंगी अंधी बहरी सरकार को। ये तानाशाही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में विरोध करने का हमको हक है, वो हक ही नहीं दिया जा रहा है। ये तानाशाही है सरकार कर रही है। यहाँ से आगे तो बढ़ने नहीं दे रहे, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दे रहे। अब आप क्या करेंगे? अभी देख रहे हैं आप, रेला आ रहा है, इधर देखो आप। अभी जाएंगे, चुनी कह रहे हैं कि एक रेला पीछे की तरफ आ रहा है और महेंद्र जी है यहाँ पर। महेंद्र जी, आप लोग बैरिकेड पे चढ़े हो, आमतौर पर यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल होता है। देखिए, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जिस तरीके से राहुल गांधी कोर्ट में जीत के आए इनकी तानाशाही सरकार के खिलाफ, उसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस तानाशाही स्टेट की सरकार के खिलाफ जीत के आएगा। और ये तो एक छोटी सी रेलिंग है। अगर बड़े से बड़े पहाड़ भी कोई होगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता टकरा के उसको पार करने का करेगा और उसको पार करेगा ही करेगा। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, केंद्र सरकार एक्सपोज हो चुकी है। टीकाराम ने कहा कि कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार को एक्सपोज कर दिया। राजस्थान में तो सरकार है ही नहीं, यहां तो पर्ची सरकार है। दिल्ली से जो चीज भेज दी वही होता है। मनरेगा का नाम बदलने पर जूली ने कहा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी नरेगा का नाम नहीं बदल रही, बल्कि इस योजना को बंद करना चाहती है। कांग्रेस ने ईडी के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस निकल रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली चल रहे हैं। टीकाराम जी, जो विरोध है वो कितना मजबूत हो गया? ये तानाशाही के खिलाफ है। सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ है। इन्होंने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से जिस प्रकार से ये जो काम कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को डराने का, धमकाने का, मुकदमे दर्ज करने का, ये गलत है। और ये कल जो कोर्ट का फैसला है उससे साबित हो गया कि ये तानाशाही कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत थी, उसके ऊपर ये जांच हुई और कहा जा रहा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अब कोई मामला ही नहीं बनता। जब रुपए का लेन देन नहीं हुआ तो ईडी का केस कैसे बन सकता है? कोई और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस के दूसरे नेता भी यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। और यहाँ कांग्रेस के विधायक, अलग अलग क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधि विधायक मौजूद हैं। डोटासरा जी, क्या ये मामला बनता पाया गया और क्या इस मामले में कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने ये कहा ये मामला ही नहीं बनता ईडी का, इसलिए चार्ज ही नहीं लगाया। जो चार्जशीट पेश की थी उसको खारिज कर दिया कि ये ईडी का मामला ही नहीं है। प्राइवेट कंप्लेंट पे आप ईडी का मामला कैसे बना सकते हो?
क्या तकनीकी पहलू पर खारिज किया गया? FIR कर दी। भाई आप कब की बात है, 12 साल हो गए आपको सरकार बनाए, और अब उस जज से भी फैसला देने में आप देखो 4 तारीखें क्यों ली गई, आप समझ सकते हो। फिर जब पता लग गया कि ये केस ही नहीं बन रहा है तो और FIR कर ली कि इनको तो तंग करना है। तो ये तो कानून नहीं है, ये तो न्याय नहीं है, ये तो जस्टिस नहीं है। आपने कहा कि जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश। अब आप देखिए ना क्यों हुआ, इनको कैसे पता चला कि ये खारिज हो जाएगा, तो पहले ही FIR कर ली। तो जो परिस्थितियां हैं वो बयां कर रही है। तो कांग्रेस अपना मार्च कर रही है बीजेपी कार्यालय की तरफ। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत दूसरे नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इन लोगों का कहना है कि जो ईडी ने जिस तरीके से जांच की वो मामला ही नहीं बनता था, और कोर्ट ने जब उस मामले पर कॉग्निजेंस नहीं लिया, उसे साफ कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि ईडी और दूसरी संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और यही कारण है कि ये लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ये लोग संख्या बल दिखाते हुए पहुंच रहे हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस प्रदर्शन से कितनी ऊर्जा आएगी, कितने उत्साहित होंगे। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ शशि मोहन, NDTV। उधर बीकानेर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी यहां पर हुई है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका है। बीजेपी कार्यालय जाने से पुलिस ने रोका और उसी वक्त यहां पर कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो जाती है। तो आपको बड़ी खबर बीकानेर से बता रहे हैं, तस्वीरें जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां पर भी बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच कर रहे थे और उसी वक्त पुलिस ने इन्हें रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। तस्वीरें देखिए, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से उलझ जाते हैं, झड़प होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर के अहौर में 338 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की 2 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाते हुए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी समस्या समाधान शिविर का अवलोकन भी किया। उन्होंने अहौर में जनसभा की है, विकास कार्यों का क्षेत्र को तोहफा दिया है। 338 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथियों, आपने भरपूर आशीर्वाद देकर के 2 साल पहले राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनाने का काम आपने किया था। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने राजस्थान में 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हम आपके उस विश्वास को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे, किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। इसलिए हम आज आपके बीच में, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर पार्टी को जो सरकार आती है उसको हर साल हमारी जनता के बीच में जाकर के हिसाब देना चाहिए कि हमने जनता के कामों को कितना किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हम 1 साल हुए थे तो हम आपने राजस्थान की जनता को हमने हिसाब दिया था, और अब 2 साल हो गए तो आपके बीच में हिसाब देने के लिए फिर से हम उपस्थित हुए हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। यहां SIR को लेकर बीजेपी ने कार्यशाला जारी की है। वर्कशॉप में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। कार्यशाला में पार्टी ने विधायकों को बुलाया है। कल SIR का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी। अब यहां पर वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। तो SIR को लेकर बीजेपी की कार्यशाला यहां पर हो रही है और यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 यानी SIR का काम पूरा हो गया है। मंगलवार को जारी हुई लिस्ट में प्रदेश भर में करीब 42 लाख लोगों के नाम को लिस्ट से हटाया गया है, यानी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है सियासी उठापटक। अब मामले में नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लिस्ट को लेकर
बाल मुकुंदाचार्य का कहना है कि फर्जी मतदाताओं को चले जाना चाहिए। वहीं टीकाराम जूली ने तो कह दिया कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और इससे गरीब तबके के लोगों को नुकसान होगा। आखिर में झावर सिंह खर्रा ने कहा कि इसके माध्यम से मतदान सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। तो ड्राफ्ट सूची जो आई है, अब उसके बाद सियासी वार पलटवार जारी है। देखिए 42 लाख मतदाताओं में अधिकतर मतदाता वो हैं जो बाहर से आए हुए थे और बाहर से घुसपैठिया जो यहाँ छुपे बैठे थे, ये वो लोग हैं। मुझे आज किसी ने जानकारी दी है कि जिन बॉर्डर से ये आए थे उन बॉर्डर्स पे लाइन लगी है वापस जाने की। ये लोग घुसे थे जहां से, ये वहां से लाइन लगी है जाने की। तो ज्यादा खतरा हमको तो था ही था, हमसे बड़ा खतरा अब पश्चिम बंगाल में दिख रहा है मुझे। तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के मार्ग से ये जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जैसा गंगा जी बिहार से होते हुए और बंगाल में प्रवेश करके महासागर में जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ साथ फर्जी मतदाता भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इस प्रकार से वोट हटे हैं तो इससे पहले जो हर 6 महीने में मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण होता था, तो उसके क्या मायने थे। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा या तो पहले साफ नहीं थी या आज साफ नहीं है। ये वोट कहाँ से आए हैं, इनका जवाब भी इनको देना पड़ेगा, या डेथ होने के बाद भी नहीं हट रहे हैं तो उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। और विशेष रूप से मैं बात करूं कि इसमें जो एक सबसे बड़ा जो नुकसान जो उठाना पड़ रहा है वो गरीब तबके को, मजदूरों को, किसानों को, घुमंतु जातियों को, उनको उठाना पड़ रहा है, जो पूरा मौका उनको नहीं मिल पाया और वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं समझता हूं सरकार को खुद अभियान चला के उनसे दस्तावेज लेने चाहिए। जो अभी SIR के माध्यम से नाम हट रहे हैं उनमें 3-4 श्रेणियां हैं। एक बड़ी श्रेणी है घुसपैठियों की, जैसे पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत हैं, वहाँ घुसपैठिए सर्वाधिक संख्या में है तो उनके नाम हट रहे हैं। कुछ लोग कुछ नाम वो हट रहे हैं जो आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, और कुछ नाम वो हट रहे हैं जिनके एक के बजाय 2-2, 3-3 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अंकित हो रहे। तो इस प्रकार ये SIR के माध्यम से मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो विरोधियों का ने एक ऐसा सिस्टम अवैधानिक रूप से मतदाताओं का समूह तैयार कर लिया था, जब वो समूह समाप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। सुर्खियों में रहने वाले मदन दिलावर एक बार फिर से अपनी बातों और अलग अंदाज को लेकर खबरों में आ गए हैं। दरअसल इस बार शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर नरेगा में काम कर रही महिलाओं के बीच पहुंच गए। पहले तो मदन दिलावर ने भजनलाल सरकार के 2 साल को पूरे होने पर नरेगा महिलाओं से जानकारियां ली, पूछा कि उन्हें मुफ्त में गेहूं मिल रहा है या नहीं। फिर दिलावर नरेगा महिलाओं के बीच ही भोजन करने बैठ गए और ठेठ अंदाज में महिलाओं से बातचीत की और कहा कि रोटी खिलाओगी क्या। महिलाओं ने भी गाना गाते हुए मदन दिलावर को भोजन कराया। इस दौरान मंत्री ने एक अनोखी बात और कर डाली। जमीन पर बैठकर खाने की तारीफ करते हुए दिलावर ने कहा कि बहुत अच्छा साग बना हुआ है, मेरी घरवाली को भी बनाना सिखाओगी क्या। दिलावर के इसी अंदाज की चर्चा एक बार सबकी जुबान पर है। तो मंत्री मदन दिलावर का अंदाज आपने देखा। बात झुंझुनू की कर लेते हैं। यहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नांद का बांस गांव में बने 100 करोड़ की एक पोल्ट्री फार्म में संचालित हो रही MD ड्रग्स फैक्ट्री पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई SP ब्रजेश उपाध्याय के निर्देश पर की गई है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और ड्रग फैक्ट्री के ढांचे को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई के बाद जहां नशा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। धनूरी थाना के अंतर्गत नांद का बास गांव में, जहां पर मुर्गी पालन की आड़ में अवैध MD ड्रग्स का निर्माण चल रहा था, जिसको अभी हमने 4 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट एक्शन में उसका खुलासा किया था।
उस कार्रवाई में जो मुर्गी पालन का कमरा था और जो पूरी बिल्डिंग थी जहां पर ये अवैध गतिविधि चल रही थी, उसको हमने इलीगल मानते हुए उसका ध्वस्त किया गया। और राजस्थान पुलिस ऐसे ही जहां भी अपराधियों ने इलीगल तरीके से अवैध एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में अपना कमरा देना भी एक बहुत बड़ी गंभीर अपराध माना जाता है और इसके तहत, इस क्राइम के तहत हमने ये एक्शन लिया है। राजस्थान पुलिस का नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। इसी के तहत राजस्थान पुलिस ने झुंझुनू में नशे के 100 करोड़ के कारोबार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल झुंझुनू के नानकाबास गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में लगातार नशे का कारोबार चल रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद में पुलिस पूरे जाब्ते के साथ वहां पर पहुंची, पूरी पोल्ट्री फार्म की घेराबंदी की और उसके बाद में बुलडोजर से उसको जमींदोज कर दिया। इसके अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ने एक बार ये फिर से सुनिश्चित किया है और ये पूरा इशारा दिया है कि राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है नशे के कारोबार को बंद करने के लिए और राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। साथ ही पुलिस का कहना है कि लगातार वे नेटवर्क की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो पूरा कारोबार है, नशे का पूरा जो नेटवर्क है उसको जांचा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, साथ ही उसको खत्म किया जाए ताकि राजस्थान के लोग और खासकर युवा जो हैं वो नशे की चपेट में ना आए। कैमरामैन निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। यहां वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।